ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मियोसिस जो पढ़ रहे थे उसके आगे का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। हमने मियोसिन की पैकाइटिन अवस्था तक पढ़ लिया था, यानी क्रॉसिंग ओवर हमने देख लिया था। पैकाइटिन अवस्था इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस अवस्था के दौरान क्रॉसिंग ओवर की घटना संपन्न होती है। प्रोफेज अवस्था को मियोसिस फर्स्ट को 5 सब स्टेज में डिवाइडेड किया गया है, जिसमें नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे वो है डिप्लोटिन स्टेज। चूँकि जब हमने पैकाइटिन स्टेज देखी थी तो पैकाइटिन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम थे, उनमें क्रॉसिंग ओवर हो गया था, यानी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ था। जहाँ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है तो वहाँ पर जहाँ एक्सचेंज हुआ था वहाँ थोड़े से हिस्से से क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए रहते हैं और एक एक्स शेप्ड संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम काइज़मा कहते हैं। यानी कि जो युग्मित गुणसूत्र हैं वो एक दूसरे से पूर्णतया अलग नहीं होकर एक विशेष स्थल से जुड़े हुए रहते हैं। ये स्थल एक्स आकार का होता है, इसे काइज़मा कहते हैं। काइज़मा का निर्माण सभी श्रेणी के पादपों और जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप नर ड्रोसोफिला में काइज़मा अनुपस्थित होता है। यानी कि ड्रोसोफिला के जो क्रोमोसोम होंगे उनमें काइज़मा का निर्माण नहीं होगा। डिप्लोटिन अवस्था की खास बात यह है कि इसमें जाइगोटिन अवस्था में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है तथा सिस्टर क्रोमेटिड पूरी रूप से स्पष्ट हो जाते हैं। ये जो आपकी डिप्लोटिन स्टेज हैं ये बहुत लंबी अवधि की स्टेज हैं, कई सालों तक ये सुप्त अवस्था में भी रह सकती हैं। मनुष्य की जो ओसाइट है उस ओसाइट में ये कई साल लगते हैं। तो ये एक सुप्त अवस्था है जो एक बार डिवीज़न होने के बाद यहाँ पर रुक जाता है, अगला डिवीज़न कई सालों बाद भी हो सकता है। तो चूँकि डिवीज़न का रुकने के कारण ये स्टेज हैं काफ़ी लंबी अवधि तक चलती हैं। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सबसे लंबी अवधि डिप्लोटिन है। ये 5 स्टेज हम पढ़ेंगे। इन 5 स्टेज में डिप्लोटिन की अवधि सबसे लंबी है। समजात गुणसूत्र जब एक दूसरे से अलग होते हैं और जिन स्थलों पर जीन विनिमय होता है डिप्लोटिन में, वहाँ मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जहाँ जीन विनिमय होगा वहाँ पर एक्स आकार दिखाई देगा, एक क्रॉस बन जाता है। इस तरह से जहाँ जीन विनिमय होगा वहाँ पे तो इसको हम एक्स या काइज़मा कहते हैं। बेलिंग तथा डॉर्लिंगटन ने बताया कि काइज़मा भी जीन विनिमय के कारण बनता है, यानी कि जब जीन विनिमय होता है तब काइज़मा बनता है। इनके बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1:1 होती है। इस तरह से देखिए डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा है, अच्छी तरह से क्लियर आप देख पा रहे हैं का ये जो सेंट्रोमियर ये तो होमोलोगस क्रोमोसोम है, हमने पहले भी बात की। ये क्रोमोसोम मदर से आता है और एक क्रोमोसोम फादर से आता है। तो इन क्रोमोसोम के बीच में इनमें क्या हुआ है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हुआ है। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है। तो जेनेटिक मटेरियल जहाँ एक्सचेंज हुआ है वहाँ पर क्या बन रहा है, एक एक्स शेप बन रहा है। और ये जो एक्स शेप है ये क्या कहला रहा है आपका, इसको हम काइज़मा कहते हैं। तो डिप्लोटिन अवस्था की सबसे खास बात यह है कि इस अवस्था के दौरान जब जाइगोटिन में जीन विनिमय पूर्ण हो जाता है, जीन विनिमय होने के बाद भी क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं वो पूरी तरह से एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते हैं। जिन स्थानों पर ये सेपरेट नहीं हो पाते हैं वहाँ पर ये आपस में जुड़कर एक्स आकार का निर्माण करते हैं, जिसे काइज़मा कहते हैं। अगली स्टेज आ रही है और प्रोफेज फर्स्ट की सबसे अंतिम अवस्था डाइकाइनेसिस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट हो जाते हैं। एक अलग आवृत्ति में उनका मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। गुणसूत्र औदरिक संघनित हो जाते हैं। इस समय केंद्रकला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों अदृश्य हो जाती है। काइज़मा जो यहाँ पर जो आप लोगों को डिप्लोटिन अवस्था में जो काइज़मा बना हुआ दिख रहा था वो काइज़मा धीरे धीरे इस अवस्था में समाप्त हो जाता है।
इस अवस्था में अंततः समजात गुणसूत्र अपने सिरों द्वारा ही आपस में जुड़े रहते हैं। इस प्रक्रिया को हम टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। पुनः अभिविन्यास यानी रीओरिएंटेशन द्वारा गुणसूत्र मात्र अंतिम सिरों से जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि एक्स आकार तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो क्रोमोसोम है वो उन क्रोमोसोम के जो अंतिम सिरे हैं वो आपस में क्या रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। कोई भी होमोलोगस क्रोमोसोम है उनका केवल आखिरी सिरे जो होंगे वो थोड़े बहुत आपस में जुड़े हुए रहेंगे। तो ये एक्स क्या हुआ, उनका मोमेंट वो जो एक्स था वो सेपरेट हो गया, जो काइस्मा था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है, केवल सिरों पर ये जुड़े हुए रहते हैं, जिससे अग्र स्थिरीकरण या टर्मिनलाइजेशन कहा जाता है। ये देखिए आप लोग यहाँ पर ये डायग्राम में दिख रहा है कि केवल ये क्रोमोसोम यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यहाँ पर केवल सिरों पर ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जिसे टर्मिनलाइजेशन कहा जाता है, यानी कि अग्र स्थिरीकरण कहते हैं। हमने लैप्टोटीन अवस्था की विभिन्न अवस्थाओं को मैंने यहाँ प्रदर्शित किया है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इनका सही क्रम पूछा जाता है, ये इन अवस्थाओं का सही क्रम, यानी सबसे पहले लैप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, पिकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। LZPD, LZPD, लैप्टोटीन, पिकाइटिन और लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। क्या हो रहा है, प्रोफेज फर्स्ट में जहाँ शुरुआत होती है तो क्रोमोसोम यहाँ पर कंडेंस होना शुरू होते हैं इस तरह से। फिर जाइगोटीन अवस्था हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है जाइगोटीन अवस्था में। पैकाइटिन अवस्था में क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटीन अवस्था में सिनेप्सिस यहाँ एंड हो रहा है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यहाँ समाप्त हो रहा है। केवल होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो केवल अंतिम सिरों से जुड़े हुए रहेंगे यहाँ पर, और काइस्मा का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। प्रोफेज अवस्था जब ये एंड हो जाती है डाइकाइनेसिस अवस्था में, तो काइस्मा यहाँ पर बिल्कुल समाप्त हो जाता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस भी डिसअपियर होने लगते हैं, और सिरों से ही केवल क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जिन्हें हम लोग टर्मिनलाइजेशन या अग्र स्थिरीकरण कहते हैं। कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान में रखिए। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, पूरा आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कॉलम फर्स्ट, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कौन सी अवस्था में बनता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन। रिकॉम्बिनेशन पैकाइटिन, एक्टिवेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंजाइम डिप्लोटीन, देन टर्मिनलाइजेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ काइस्मा डाइकाइनेसिस अवस्था। तो ये यहाँ आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मीन्स इन करेक्ट सीक्वेंस। अभी मैंने आप लोगों को हम देखा ही था। तो क्या होगा, सबसे पहले सिनेप्सिस बनेगा, फिर क्या होगा, सबसे पहले सिनेप्सिस, देन क्रॉसिंग ओवर, देन टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा एंड डिसअपियर ऑफ न्यूक्लियोलस। ये तो प्रोफेज की बात हुई। प्रोफेज को हमने 5 उप अवस्थाओं में 5 सब स्टेज में डिवाइडेड किया था। अब हम पढ़ रहे हैं मियोसिस फर्स्ट की मेटाफेज फर्स्ट अवस्था। मेटाफेज अवस्था में बाइवेलेंट जो क्रोमोसोम होंगे वो सेंट्रोमियर द्वारा तरकुत तंतुओं के बीचों बीच जुड़े रहते हैं। एक सेंट्रोमियर से दूसरे सेंट्रोमियर के सामने स्थित होता है और क्रोमोसोम मध्य रेखा में आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। मेटाफेज में मेटाफिजिक प्लेट पर क्रोमोसोम व्यवस्थित हो जाते हैं। ये जो मेटाफिजिक प्लेट बनती है, इस मेटाफिजिक प्लेट पर ये क्रोमोसोम आकर व्यवस्थित हो जाएंगे। इस तरह से मेटाफिजिक जो प्लेट बनती है, इस मेटाफिजिक प्लेट पर क्रोमोसोम व्यवस्थित हो जाते हैं। एनाफेज अवस्था में अब वही जो क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पाइंडल फाइबर है, उन स्पाइंडल फाइबर में संकुचन होता है। जब स्पाइंडल फाइबर में संकुचन होता है तो गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। जिस तरह से हमने समसूत्री विभाजन में पढ़ा, बार बार हम इसको इतना ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस है। तो आप लोग समसूत्री विभाजन को अच्छे से समझेंगे तो ये चीज़ें बहुत ईजिली आप लोग समझ पाएंगे। तो एनाफेज अवस्था में क्या हो रहा है, स्पाइंडल फाइबर में संकुचन हो रहा है। संकुचन होने से स्पाइंडल फाइबर जो है वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। जल
जल जो है वो उसका त्याग कर देते हैं। जल का त्याग करने के कारण इनमें संकुचन होने लगता है और संकुचन के कारण जो क्रोमोसोम है वो विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लग जाते हैं। लास्ट है टेलोफेज अवस्था। ये बिल्कुल समसूत्री विभाजन की जैसी ही अवस्था है। इस अवस्था में दोनों गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर जाते हैं। अब केंद्रक विभाजन हो जाता है। केंद्रक विभाजन हो जाने से एक जो पैरेंट केंद्रक है उससे 2 पुत्री केंद्रक का निर्माण हो जाता है। ये भी उसी प्रकार होता है जिस प्रकार समसूत्री में है। यहाँ साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने से एक पैतृक कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्योंकि ये समसूत्री विभाजन है इसलिए यहाँ पर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी रह जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इस डायग्राम में हम लोग इसको समझ लेते हैं। प्रोफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम में होमोलोगस क्रोमोसोम थे, उसमें यहाँ पर ये प्रोफेज फर्स्ट है। सेकेंड में मेटाफिजिक प्लेट पर क्रोमोसोम का अरेंजमेंट हो गया है। मेटाफिजिक प्लेट में और एनाफेज में क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लग जाते हैं। टेलोफेज अवस्था में न्यूक्लियर डिवीज़न हो गया। अब ये क्या है, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, रिडक्शन डिवीज़न कह रहे हैं। यहाँ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ हाफ रह जाते हैं यहाँ पर टेलोफेज अवस्था में। ये जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं टेलोफेज अवस्था में। और फिर क्या होगा, यहाँ पर ये हुआ है, यहाँ पर केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और चूंकि केंद्रक विभाजन होने के बाद साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस होने को कहते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। तो यहाँ पर ये क्या हुआ है, साइटोकाइनेसिस। तो एक जो पैतृक सेल है, ये जो एक आपकी पेरेंट सेल है, उससे 2 डॉटर सेल का निर्माण बंद हो जाता है। ये अगर इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n बराबर 4 है, द्विगुणित नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 है, तो यहाँ पर जो पैतृक कोशिकाएं बनेगी वो कैसी बनेगी, यहाँ पर हाफ एप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, n बराबर 2, आधे गुणसूत्र रह जाएंगे, 2n कोशिका n में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो सेल थी वो क्या थी, 2n थी, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 4 है। यहाँ पर ये सेल कैसी है, द्विगुणित है। और यहाँ पर ये सेल्स कैसी बन जाती है, दोनों डॉटर सेल्स कैसी बन जाएगी, n हैप्लॉइड। इस कारण इस अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को रिडक्शन डिवीज़न कहा जाता है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ इसको रिडक्शन डिवीज़न हम क्यों कह रहे हैं। इसको रिडक्शन डिवीज़न हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो एस फेज अवस्था थी, उस एस फेज अवस्था में रेप्लिकेशन एक बार हो रहा है, लेकिन सेल डिवीज़न 2 बार होगा यहाँ पर। तो इस कारण गुणसूत्रों की संख्या आधी रहेगी। तो मियोसिस फर्स्ट में एक सेल डिवीज़न हो गया है, अगला सेल डिवीज़न मियोसिस सेकेंड में होगा। जहाँ रेप्लिकेशन तो नहीं है, तो क्रोमोसोम नंबर जो इस अवस्था में है सेम टू सेम कौन सी अवस्था में रहेगा, मियोसिस सेकेंड में रहेगा। आप लोग इसको डिटेल में पढ़िए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में उनको सॉल्व कीजिए। असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हैं, आप सीरियसली उन असाइनमेंट को अपनी कॉपी में अलग अलग विषयवार कॉपी बनाकर आप उन असाइनमेंट को डेट वाइज, विषय वाइज या सब्जेक्ट वाइज उनको सॉल्व अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू।